हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन। वह अपने विरोधियों पर गिर जाने तक कलम से वार करते थे। अक्टूबर महीने में ही बाबा साहब की एक अनऐतिहासिक पुस्तक द अनटेबल्स यानी अछूत कौन और कैसे प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने छुआछूत की उत्पत्ति 400 ईस्वी के आसपास बताते हुए यह साबित किया कि हिंदुओं ने भी गोमांस खाया और जिन बौद्धों ने हिंदू वैदिक धर्म में शामिल होने से इनकार कर दिया, वे ही अछूत बना दिए गए। उन्होंने लिखा कि मुख्य दो कारणों से छुआछूत पैदा हुई। ब्राह्मणों द्वारा हिंदुओं से अलग बिखरे हुए लोगों और बौद्धों के साथ घृणा की भावना और बिखरे हुए लोगों द्वारा गोमांस खाते रहना, जबकि दूसरे ब्राह्मण लोगों ने यह खाना छोड़ दिया था। किताब की भूमिका में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि हिंदू सभ्यता मानवता को दबाने और गुलाम बनाने की एक निर्दयी शैतानी योजना है, जिसमें हर हिंदू को यह सिखाया जाता है कि उसकी सभ्यता सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। बाबा साहब ने सवाल खड़ा किया कि अपराध कबीले, आदिवासी और अछूतों को जन्म देने वाली हिंदू सभ्यता श्रेष्ठ कैसे हो सकती है। दरअसल बाबा साहब स्वयं की प्रसिद्धि के लिए किताबें नहीं लिखते थे, बल्कि एक विचारक के रूप में समस्याओं को सुलझाने के लिए लिखते थे। हर समस्या का कारण व निवारण साथ बताते थे। विरोधी कहते थे कि अंबेडकर की भाषा बहुत कठोर व तीखी होती है। वे अपने विरोधियों को वैचारिक रूप से हराने में ही संतोष नहीं करते थे, बल्कि चक्कर खाकर गिर जाने तक अपनी कलम से वार करते थे। द अनटचेबल्स भी ऐसी ही रचना है। इन्हीं दिनों डॉक्टर अंबेडकर ने एम.आर. एडगुजी की पुस्तक सोशल इंश्योरेंस इन इंडिया की प्रस्तावना लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत के लिए यह एक नया विषय है और यदि उपज बीमा योजना शुरू कर ली जाए तो ग्रामीण जनता की दरिद्रता दूर करने और अकाल में उन्हें राहत पहुंचाने में इस योजना से बहुत लाभ होगा। 14 अक्टूबर 1948 को भाषाई राज्यों की मांग पर विचार करने के लिए बने एक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए अपने ज्ञापन में कहा, भाषाई राज्य बनाने में कोई खतरा नहीं है। खतरा तो भाषा की राज्य बनाकर हर राज्य की सरकारी राजभाषा बनाने में है। किसी प्रांत की भाषा को राजभाषा बनाने का प्रांतीय राष्ट्रवाद बन जाएगा। हर राज्य की सरकारी राजसभा प्रांतीय भाषा होने पर भारत एक संघ रहने की बजाय यूरोप की तरह टुकड़ों में बंट जाएगा। इसलिए सभी राज्यों की हिंदी राष्ट्रभाषा राज व्यवहार की भाषा के रूप में स्वीकार की जाए। अपने ज्ञापन में उन्होंने अपने ढेर सारे तर्कों के आधार पर यह मांग की कि बम्बई शहर को महाराष्ट्र में मिलाया जाना चाहिए। इससे महाराष्ट्र मजबूत होगा। उन्होंने कलकत्ता शहर का उदाहरण देते हुए कहा कि कलकत्ता का व्यापार उद्योग सभी गैर बंगालियों के कब्जे में है और बंगाली तो अल्पसंख्यक है, लेकिन कलकत्ता बंगाल का हिस्सा और होना भी चाहिए। इसलिए बम्बई को भी महाराष्ट्र में मिलाया जाना चाहिए।
आर्थिक प्रगति के साथ राजनीतिक सत्ता पर काबिज होने का आह्वान। 25 अप्रैल 1948 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सालाना सम्मेलन में बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा, राजशक्ति ही सामाजिक उन्नति की कुंजी है। इसलिए अनुसूचित जातियों को चाहिए कि वे अपनी प्रगति के लिए संगठित हों और सत्ता पर काबिज हों। ऐसे में कांग्रेस व समाजवादी पार्टियों के बीच सत्ता का संतुलन निर्माण में ही उनका कल्याण होगा। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस जलता हुआ एक मकान है और उन्हें कोई ताज्जुब नहीं होगा यदि यह कुछ वर्षों में नष्ट हो जाए। मैं केंद्र सरकार में शामिल हुआ हूँ, कांग्रेस में नहीं। मैं वहां रहूंगा, लेकिन पत्थर की तरह रहूंगा, घुलूंगा नहीं। लेकिन यदि आप उसमें जाओगे तो मिट्टी के ढेले की तरह गलकर घुल मिल जाओगे। इसलिए कांग्रेस से दूर रहो और अपना संगठन मजबूत बनाओ। बाबा साहब के इस भाषण से कांग्रेस में तहलका मच गया। नेहरू व पटेल से तीखी बातचीत भी हुई तो अंबेडकर ने यहाँ तक कह दिया कि यदि मेरे भाषण से कोई परेशानी हुई तो मैं त्याग पत्र देने को तैयार हूँ। उन्होंने दूसरे दिन यह भी कहा कि मैं मंत्रिमंडल में बिना शर्त शामिल हुआ था और सिर्फ विरोध करना मैं बहुत खराब मानता हूँ। मंत्रिमंडल में इसलिए शामिल हुआ था कि वहां जाकर अनुसूचित जातियों की सेवा कर सकूंगा। बात यहीं तक नहीं रुकी। बाबा साहब का यह भाषण प्रधानमंत्री नेहरू को बहुत अखरा और अंबेडकर को कड़ा नोटिस भी दिया। 27 अप्रैल 1948 को डॉक्टर अंबेडकर को लिखे अपने पत्र में नेहरू ने लिखा, आपने भाषण में कहा कि यदि दलित वर्ग में एकता आ जाए तो कुछ ही दिनों में नेहरू और पटेल को हटाकर उनका स्थान ले सकते हैं। नेहरू के पत्र के 2 दिन बाद पटेल ने भी अंबेडकर को नाराजगी भरा पत्र लिखा। इस संबंध में नेहरू, पटेल और अंबेडकर के बीच कई पत्रों द्वारा आरोप व स्पष्टीकरण का सिलसिला चला, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके भाषण में दिए बयान को तोड़ मरोड़ कर छापा गया है। आखिर 1 मई 1948 को अंबेडकर ने नेहरू को पत्र लिखा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मेरे भाषण से जनता के मन में ऐसे विचार पैदा हो सकते हैं जैसा आपने लिखा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बारे में प्रेस को दिए बयान से वह बात स्पष्ट हो जाएगी। यदि आप समझते हैं कि मेरे प्रेस स्टेटमेंट के बावजूद आपकी या कांग्रेस की दशा खराब हुई है तो इस परेशानी को दूर करने का एक ही तरीका है कि मैं वित्त मंत्री पद से त्याग पत्र दे दूं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे लिए राजनीति कोई खेल नहीं है। मेरे लिए यह एक मिशन है। मैंने अपना सारा जीवन अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए बिताया है और उनकी दशा सुधारने के लिए मैंने अपने भविष्य का बलिदान किया है। आप द्वारा मंत्रिमंडल में शामिल होने के निमंत्रण के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि मंत्रिमंडल में शामिल होने से कुछ बंधन या सीमाएं लागू हो जाते हैं, लेकिन उन सीमाओं को मानते हुए भी मैं अपने गरीब शोषित लोगों को उनकी मुक्ति का सर्वोत्तम मार्ग बताना अपना अधिकार समझता हूँ और उस फर्ज व अधिकार को किसी भी दशा में त्याग नहीं सकता।
डॉक्टर अंबेडकर के इस जवाब को पढ़कर नेहरू व पटेल दोनों संतुष्ट व चुप हो गए और मामला आगे नहीं बढ़ा। विवाह का दिन तय हो जाने पर डॉक्टर शारदा कबीर अपने भाई के साथ हवाई जहाज द्वारा बम्बई से दिल्ली पहुंचे। 15 अप्रैल 1948 को सुबह बाबा साहब के निवास हार्डिंग एन्यू में गिने चुने 16 मित्रों की मौजूदगी में डॉक्टर अंबेडकर व डॉक्टर शारदा कबीर का विवाह संपन्न हुआ। उस समय बाबा साहब की उम्र 56 वर्ष व डॉक्टर शारदा 40 वर्ष की थी। यह विवाह सिविल मैरिज के नियमानुसार संपन्न हुआ। विवाह के बाद डॉक्टर शारदा कबीर का नाम डॉक्टर सविता अंबेडकर रखा गया। विवाह के बाद बाबा साहब ने दोपहर को एक छोटी दावत दी। विवाह के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने लिखा कि किसी बड़ी रियासत के राजा महाराजा की किसी साधारण महिला के साथ विवाह से भी कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण व विशेष यह विवाह था। विवाह तो हो गया, दिन महीने और साल बीते, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने विवाह के बाद जैसे पारिवारिक, सामाजिक व वैचारिक उद्देश्यों के सपने सजोए थे वे पूरे नहीं हो पाए। उनके सहयोगियों व मित्रों का कहना था कि इस विवाह के बाद बाबा साहब को मानसिक परेशानियों और पारिवारिक अशांति का दर्द झेलना पड़ा। उन्होंने सोचा था कि शादी के बाद डॉक्टर सविता उनकी देखभाल के साथ आदर्श पत्नी बनेगी, उनके सामाजिक आंदोलनों की भागीदार बनेगी, परिवार के सदस्यों के अलावा घर पर आने वाले गरीबों व सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी आदर सत्कार करेगी। लेकिन ऐसा होने की बजाय इसका ठीक उल्टा घटित हो गया। सामान्यतः बाबा साहब पारिवारिक अशांति का न कहीं जिक्र करते थे और न ही चेहरे पर ऐसे भाव प्रकट होने देते थे, लेकिन उनके मित्र, रात दिन साथ रहने वालों, नौकर, निजी सचिव व परिवार के सदस्य तो अंदर की सारी बातें अच्छी तरह जानते थे। यह सब देखकर सभी लोग बहुत दुखी रहते थे। सभी का कहना था कि डॉक्टर सविता ने बाबा साहब की विश्व प्रसिद्धि, ख्याति, मंत्री पद, सुख सुविधाएं आदि देखकर शादी की थी ताकि स्वयं भी उसमें शामिल हो सके। लेकिन बाबा साहब ने जैसा सोचा था वैसा दंपत्ति पारिवारिक व मानसिक सुख देने की बजाय परिवार व कोठी में कलह को बढ़ाया। दिल्ली स्थित बड़े सरकारी बंगले के परिसर में बने कमरों में स्टाफ के माली, चौकीदार, रसोइया आदि रहते थे। बाबा साहब देर रात तक लिखते पढ़ते रहते थे। उन दिनों उनके पैरों में दर्द भी बहुत रहता था, तो स्टाफ के अलावा कुछ अनुयायी बाहर से आकर बाबा साहब के पैर दबाते थे, दर्द के मारे कराहते थे, तो कुछ लोग गर्म सेक करते थे। वे भी बाबा साहब के साथ रात भर जाकर सेवा करते थे। इसके अलावा सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र के लोग व सहयोगी भी आते जाते रहते थे। कहा जाता था कि उनके साथ माई जी यानी माई साहब डॉक्टर सविता का व्यवहार बहुत खराब रहता था। वह कुछ को तो कोठी पर आने की नहीं देती थी। डॉक्टर अंबेडकर के बंगले पर महाराष्ट्र का एक महार गरीब अनाथ लड़का सुदामा भी रहता था। उसकी माता का निधन हो चुका था और पिता ने मरने से पहले बेटे को बाबा साहब को सौंप कर गए थे। उस गरीब मेहनती रसोइये को भी माई जी खूब डांटते थे। बाबा साहब के घर आने वाले
मित्रों के साथ भी डॉक्टर सविता का व्यवहार अच्छा नहीं रहता था। बाबा साहब समंजस बैठाने की भरकस कोशिश करते थे, लेकिन दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ने की बजाय दूरियां बढ़ती गई। आखिर गले तक भर जाने के बाद एक दिन बाबा साहब ने डॉक्टर सप्ताह को कह ही दिया, मेरे दफ्तर या संसद में जाने के बाद तुम सारा दिन कार घुमाती रहती है और ब्राह्मण अफसर व मंत्रियों के घरों में चक्कर लगाती फिरती हो। तुम यहाँ कुंभ का मेला देखने आई हो या मेरी सेवा करने के लिए? तुमने मेरे साथ वादा किया था कि तुम मेरे अध्यापन व लेखन काम में सहयोग करोगे और किताबों को सही रखोगे। तुमने यह भी वादा किया था कि तुम मेरे खाने पीने की देखभाल करोगे, लेकिन तुम्हें मेरी गैर मौजूदगी में सारा दिन आवारागर्दी से फुर्सत नहीं मिलती। मेरी देखभाल व सेवा का वादा कर बदमाशों ने मेरे साथ बड़ा धोखा किया। तुम्हें ना तो पढ़ने लिखने का शौक है और ना ही मेरी किसी प्रकार की सेवा का समय है। तुम तो यहाँ सिर्फ मौज करने आई हो। मैंने पिछले साल से तुम्हें अच्छी तरह परख लिया है। बाबा साहब के बंगले पर देश भर से सामाजिक, राजनैतिक व धार्मिक क्षेत्र के लोग मिलने आते थे। गरीब अनुयायी भी अपने मसीहा की झलक पाने व प्रणाम करने के लिए बंगले में आते रहते थे। कई लोग बाबा साहब के निरंतर गिरते हुए स्वास्थ्य की चिंता में हालचाल जानने आते थे, लेकिन माई जी कई लोगों को बाबा साहब से मिलने नहीं देते थे। यदि वे जगाते यदि वे जागते होते तो भी सोने की बात कहकर भगा देते थे। स्टाफ के सदस्यों व नौकरों के साथ भी उनका व्यवहार सौंदर्यपूर्ण नहीं था। बाबा साहब को जब इन बातों को बाद में पता चला तो वे डॉक्टर सविता को डांटते हुए भी थे और दुखी भी होते थे, लेकिन क्या करते, यह उनका खुद का फैसला था। फिर वे पढ़ने लिखने में व्यस्त हो जाते थे ताकि तनाव नहीं हो। वे घर की अशांति व दोनों के बीच बढ़ती दूरियों की चर्चा बाहर तो दूर परिवार व मित्रों को भी नहीं करते थे, लेकिन अध्ययन व सामाजिक व्यस्तता के द्वारा वह मानसिक शांति बनाने की पूरी कोशिश करते थे। डायबिटीज के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था। कमजोरी के बावजूद वह घर पर लेटे रहने की बजाय बाहर कार्यक्रमों में भाग लेते थे, संसद में भी जाते रहते थे और अपने दैनिक काम समय पर पूरे करते थे। पैरों की भयंकर पीड़ा में भी वह लिखने पढ़ने से नहीं चूकते थे। हर वक्त सक्रिय नजर आते थे और चेहरे की चमक तो हर समय बनी ही रहती थी। दूसरे विवाह के बारे में जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हो नहीं पाया। इससे वह मन ही मन दुखी रहते थे, लेकिन अछूतों के उद्धार व देश की खुशहाली का उनका सपना बहुत बड़ा था और इसी महान लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में वे दिन रात डूबे रहते थे। डॉक्टर अंबेडकर का डॉक्टर शारदा कबीर के साथ दूसरा विवाह। 14 अप्रैल 1906 को भीमराव का विवाह रमाबाई से बम्बई में हुआ था। बाबा साहब रमाबाई को रामू और रमाबाई बाबा साहब को साहब कहकर पुकारते थे। रमाबाई ने दुख सुख में पूरे परिवार को संभालते हुए बाबा साहब के व्यक्तित्व निर्माण में महान योगदान दिया। बीमारी के कारण 27 मई 1935 को रमाबाई का देहांत हो गया और डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में मानो अंधकार छा गया।
वह बिल्कुल अकेले पड़ गए। इधर डायबिटीज के कारण उनका शरीर निरंतर कमजोर होता जा रहा था। सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक गतिविधियों में बहुत व्यस्त रहने के कारण वे अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रख पा रहे थे। खराब सेहत के बावजूद वह लेखन व अध्ययन का जुनून कम नहीं कर पा रहे थे। इसी दशा में संविधान निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए संविधान की रूपरेखा तैयार की और हिंदू कोड बिल का मजबूत आधार भी बनाया। डायबिटीज के कारण बहुत कमजोरी रहती थी, पैरों में भारी दर्द रहता था, लेकिन उनके चेहरे की चमक कम नहीं होती थी। वे अपनी शारीरिक पीड़ा को जाहिर नहीं करते थे। पत्नी रमाबाई के देहांत के बाद पारिवारिक अकेलेपन को दुर्भाग्य समझने की बजाय वह अध्ययन, ग्रंथ लेखन व समाज सेवा में व्यस्त रहे। जब डॉक्टर अंबेडकर दिल्ली में रहते थे तो उनके साथ परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता था जो उनकी पूरी देखभाल कर सके और रोज इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगा सके। पत्नी रमाबाई, सगी बहन व बड़े भाई का भी देहांत हो चुका था। अविवाहित बेटा यशवंत बंबई में रहता था। इसी दशा में दिल्ली में वह नौकरों पर ही निर्भर रहते थे। अपनी बीमारी के लिए वे एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक व कई तरह से इलाज करवाते थे, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था और रात को पैरों के दर्द के मारे कराहते रहते थे। कई दिनों तक नींद नहीं आती थी। कोई डॉक्टर इलाज के लिए दांत निकलवाने की सलाह देता था तो कोई वैद्य स्त्री सहवास के लिए शादी की सलाह देता था। एक बार तो ऐसी सलाह पर उन्होंने एक वैद्य को बगले से ही भगा दिया। दिल्ली में उन्होंने काफी इलाज करवाया। इसी दौरान उनके एक मित्र और डिप्टी लेबर कमिश्नर डी.जी. जाधव ने बंबई में डॉक्टर मावलंकर से बिजली द्वारा इलाज करवाने की सलाह दी, लेकिन बाबा साहब वहां के लिए तैयार नहीं हुए। आखिर एक दिन उन्हें राजी कर बंबई लाया गया। डॉक्टर मावलंकर की क्लिनिक में डॉक्टर अंबेडकर के चमकीले व मजबूत दांत उखाड़ दिए और सप्ताह भर तक बिजली से इलाज चलता रहा। वहां उनका इलाज तो नहीं हो पाया, लेकिन वहां सेवारत अविवाहित 40 वर्षीय डॉक्टर शारदा कबीर से विवाह करवाने की कुछ व्यक्तियों की साजिश में वह फंस गए। दरअसल बाबा साहब बहुत ही सरल स्वभाव के थे, इसी कारण वह इस जाल में फंस गए। डॉक्टर शारदा कबीर क्लिनिक में ही डॉक्टर थे और डॉक्टर अंबेडकर की देखभाल व इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते थे। डॉक्टर मावलंकर व अन्य ने वह पूरी योजना के साथ डॉक्टर अंबेडकर के मन में यह बात जचवा दी कि यदि वे किसी डॉक्टर महिला से विवाह कर ले तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि इस उम्र में और ऐसी बीमारी में उनकी पूरी देखभाल जरूरी है। इसके लिए डॉक्टर मावलंकर ने उन्हीं की सहयोगी डॉक्टर शारदा कबीर का नाम सुझाया तो सप्ताह भर से डॉक्टर अंबेडकर की चिकित्सा व सेवा में थी। स्वयं बाबा साहब भी अपनी बीमारी की पीड़ा में कुंवारी शारदा कबीर की सेवा से प्रभावित हुए थे। दरअसल वहाँ भोजन बाहर से आता था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को यह कहा जाता था कि डॉक्टर शारदा खुद यह भोजन तैयार कर डॉक्टर अंबेडकर के लिए लाती है। बाबा साहब ने विचार किया कि यह मेडिकल सेवा के साथ कुशल गृहिणी भी बन सकती है जो उनके खान पान का ध्यान रखेगी। दरअसल बाबा साहब डायबिटीज व पैरों में न्यूरोटॉपिक दर्द से काफी परेशान रहते थे।
जिसकी कभी कभी अपने सहयोगियों को लिखे पत्रों में जाहिर करते थे। अगस्त 1947 से वे अपने निरंतर गिरते हुए स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंता करते थे। एक पत्र में उन्होंने लिखा कि पिछले 15 दिनों से उन्हें बहुत ही कम नींद आई है। रात होने पर उन्हें बहुत डर लगता है क्योंकि कुछ दिनों से उन्हें न्यूरोटॉपिक दर्द के कारण बहुत परेशानी होती है। उन्हीं दिनों वह इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते थे, साथ में होम्योपैथिक दवाइयां भी लेते थे, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। जो अब अच्छा नहीं होता है, उसे सहन करना सीख रहे हैं। जनवरी 1948 के एक पत्र में उन्होंने लिखा कि उनके पैरों में शुरू होने वाला दर्द रात भर रहता है। फरवरी 1948 को अपने मित्र कमलकांत चित्रे को लिखा कि मेरी सेहत एकाएक खराब हो गई है। बीमारी ने फिर से सिर उठाया। 4 दिनों से नींद नहीं आई है। पैरों में होने वाला दर्द अब सहा नहीं जाता। रात भर नौकर जागकर मेरी सेवा कर रहे। दिल्ली के ही 2 प्रसिद्ध डॉक्टरों ने मेरी जांच करा कर बताया कि पैरों की पीड़ा को तुरंत रोकना जरूरी है, अन्यथा बाद में ठीक होना मुश्किल होगा। अब मेरी सेहत की देखभाल के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत है। आपकी इस सलाह पर अब मैं गंभीरता से विचार कर रहा हूँ। नासिक के भाऊराव गायकवाड़ को भी शादी की इच्छा के बारे में पत्र लिखकर कहा, यशवंत की मां रमाबाई के निधन के बाद मैंने दूसरा विवाह नहीं करने का फैसला लिया था, लेकिन अब देखभाल व स्वास्थ्य कारणों से दूसरा विवाह करने का फैसला लिया है। ऐसी महिला को सुगृहिणी होने के साथ मेडिकल क्षेत्र की भी जानकारी हो, ऐसी पत्नी की जरूरत है। दलित समाज में ऐसी महिला का मिलना संभव नहीं है, इसलिए मैंने सशस्त्र ब्राह्मण महिला को भावी पत्नी के रूप में चुना है। डॉक्टर अंबेडकर ने मित्र कमलकांत को एक अन्य पत्र में लिखा, मुझे यह बताने में अफसोस हो रहा है कि मेरा एक सहयोगी ही मेरे बेटे यशवंत को भड़काकर यशवंत व डॉक्टर शारदा के बीच मन में कटु विचार पैदा कर रहा है। मुझे इस बात की चिंता है कि विवाह का दिन और आगे बढ़ाने पर लोगों में कई तरह की चर्चाएं होंगी और मेरे विरोधियों को मेरी बदनामी करने का एक मुद्दा मिल जाएगा। इसलिए मैंने 15 अप्रैल को विवाह करने का तय किया है। कमलकांत को इस विवाह अवसर पर दिल्ली में मौजूद रहने का अनुरोध करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने आगे लिखा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि समय की जरूरत के अनुसार विवाह का फैसला कर मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ। परिवार में मुझसे शिकायत करने के लिए मैंने किसी के लिए कोई अवसर नहीं छोड़ा। बेटे यशवंत को भी नहीं। यशवंत को मैंने आज तक लगभग 30,000 रुपये दिए और लगभग 80,000 रुपये का एक मकान भी दिया है। मेरा विश्वास है कि किसी भी पिता को अपने बेटे के लिए जो भी करना संभव होगा, उससे भी ज्यादा मैंने अपने बेटे के लिए किया है। वह महान पुरुष पत्नी रमाबाई के 1935 में निधन के बाद 1947 तक अकेला ही समाज को जागृत करने में लगा रहा। दूसरी शादी के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं था। रमाबाई को बिछुड़े 14 साल हो गए थे। बाबा साहब तो अकेले ही पढ़ने लिखने में व्यस्त रहे। कहावत है कि महान लोगों की महान बातें होती हैं। कभी कभी वे भी ऐसा फैसला ले लेते हैं
जिसके बारे में एक साधारण जन भी टिप्पणी कर विशेष कर लेता है, विरोध कर लेता है। कुछ डॉक्टरों ने सलाह दे रखी थी कि घर में यदि कोई डॉक्टर महिला हो तो उनका जीवन सुखमय कर सकता है। वक्त की मांग के अनुसार उन्हें भी यह बात जच गई और मार्च 1948 में उन्होंने डॉक्टर शारदा कबीर से विवाह करने का तय किया। लेकिन बाबा साहब के मित्रगण व अनुयायी डॉक्टर शारदा से विवाह के पक्ष में नहीं थे। एक तो वो ब्राह्मण और दूसरा उसकी उम्र भी ढल चुकी थी। उनके बारे में मित्रों की धारणाएं भी पक्ष में नहीं थी। क्लिनिक में उनके द्वारा बाबा साहब की सेवा मन से नहीं थी। इस फैसले से बेटा यशवंत भी नाराज हुआ, लेकिन बाबा साहब ने मन पक्का कर लिया था। यही नहीं, शारदा का एक पुराना फोटो भी घर के विश्राम कक्ष में लगा दिया। बम्बई से शारदा के फोन भी खूब आने लगे। दोनों के बीच पत्र व्यवहार भी काफी चला। धीरे धीरे डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर शारदा की ओर अधिक आकर्षित भी होने लगे। उन्हें आभास हुआ कि उनके शारीरिक कष्ट व पारिवारिक अकेलेपन उसके घर में आने से दूर हो जाएंगे और उनकी पूरी देखभाल होगी। वैसे भी उनकी देखभाल का सवाल बहुत बड़ा था, जो हकीकत भी थी। इसके लिए पहले गायकवाड़ ने सुझाव दिया था कि वे अपनी साली शांता को सेवा के लिए घर में रख सकते। वह पढ़ी लिखी अविवाहित महिला ही महार जात की थी। लेकिन बाबा साहब ने यह कहकर मना कर दिया कि लोग मुझे बदनाम कर देंगे। लोग कहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने रखेल को रख लिया है। फिर गायकवाड़ ने उस महिला से शादी करने का प्रस्ताव भी रखा था। इस पर उन्होंने कहा कि वे उस लड़की से कैसे शादी कर सकते जो उन्हें बाबा साहब कहकर सम्मान से संबोधित करती है। डॉक्टर अंबेडकर का विचार सही भी था। आखिर उन्होंने अपने मित्रों को फिर बताया कि डॉक्टर शारदा कबीर से शादी करना ही उनके लिए उचित होगा। उन्हें पक्का भरोसा हो गया कि डॉक्टर शारदा की चिकित्सा देखभाल से वे अपने निरंतर गिरते स्वास्थ्य से उभर जाएंगे। फिर वह खाना बनाने में भी कुशल है, इसलिए एक सुगृहिणी भी साबित हो गई। एक दिन उन्होंने विवाह करने की सहमति के तौर पर एक साड़ी खरीदकर डॉक्टर शारदा को दे भी आए। दूसरे विवाह के इस फैसले से महाराष्ट्र में माहौल तनावपूर्ण हो गया। खास तौर से ब्राह्मणों ने विरोध किया। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि एक उच्च कुल सशस्त्र ब्राह्मण की महिला सूद से विवाह करे। हिंदू धर्म के सिद्धांतों के भी यह खिलाफ था। महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने विरोध करते हुए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल को तार भेजकर आग्रह किया कि वे इस अशुभ विवाह को रुकवाएं। इसके अलावा कई संस्थाओं द्वारा गृह मंत्री को इस तरह के तार भिजवाए गए। यही नहीं, विरोधियों ने इस मुद्दे को अखबारों में उछालकर विवाह रुकवाने का प्रयास किया। सरदार पटेल के सामने बड़ी उलझन भरी स्थिति थी, क्योंकि आखिर यह तो व्यक्तियों का निजी मामला था। उन्होंने पत्र द्वारा सारे हालात से अवगत कराते हुए पत्र के आखिर में लिखा, हाउ कैन आई स्टॉप सच नॉनसेंस, यानी मैं ऐसी गैर मतलबी बात को कैसे रोक सकता। देश भर से रूढ़वादी लोगों द्वारा जाति धर्म के आधार पर इस विवाह को रुकवाने के प्रयास सफल नहीं हो पाए। वैसे इससे पहले एक अन्य
सुशिक्षित सुशील सुंदर ब्राह्मण महिला ने भी डॉक्टर भीमराव से प्रभावित होकर शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अपने मिशन में व्यस्त भीम ने भी नम्रता से मना कर दिया था। लेकिन इस बार देखभाल व सेहत का सवाल सामने था। सेहत खराब, लेकिन संविधान निर्माण में रात दिन एक। बाबा साहब संविधान का प्रारूप तैयार करने काम में लग गए। वैसे तो संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य थे। वास्तविकता यह थी, लेकिन भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने का महत्वपूर्ण और देशभक्ति का यह महान कार्य अकेले डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किया गया। अपने निरंतर गिरते स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते हुए दिन रात संविधान लिखते के काम में जुटे रहे। आखिर उन्हें संविधान निर्माता, संविधान शिल्पी या संविधान रचयिता क्यों कहा जाता है? इस संबंध में 5 नवंबर 1948 को संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष टी.टी. कृष्णमाचारी ने बाबा साहब की महानता का आभार जताते हुए भाषण दिया, जिसमें कहा, डॉक्टर अंबेडकर ही भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता हैं। प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से एक का निधन हो गया, लेकिन उनके स्थान पर किसी को मनोनीत नहीं किया। एक ने इस्तीफा दे दिया तो वह जगह भर दी गई। एक सदस्य अमेरिका चले गए, उनकी जगह पर भी किसी की नियुक्ति नहीं की गई। एक सदस्य अपने रियासतदारों संबंधी कामकाज में ही व्यस्त रहते थे। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने से वह भी उपस्थित नहीं होते थे। एक दो सदस्य दिल्ली से बाहर के थे तथा इस काम में बहुत कम समय दे पाते थे। आखिर संविधान बनाने की सारी जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर जी को ही निभानी पड़ी। कृष्णमाचारी ने अपने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर की प्रशंसा में कहा, आखिर संविधान का प्रारूप बनाने का भार डॉक्टर अंबेडकर पर ही पड़ा और हमें उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस कार्य को जिस ढंग से किया वह निश्चित ही प्रशंसनीय है। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी की कई बैठकों में केवल डॉक्टर अंबेडकर और उनके सेक्रेटरी ही मौजूद होते थे। अन्य कोई नहीं आता था और उन्होंने ही सारा काम संभाला। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माण में अकेले ही कितनी मेहनत करनी पड़ी। डॉक्टर अंबेडकर जैसा संविधान चाहते थे, उसकी पूरी रूपरेखा संविधान सभा के सदस्यों को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने से पहले ही ज्ञापन के रूप में दे दी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी पर कई तरह के दबाव भी थे, जिसके कारण संविधान में कुछ बातें ऐसी भी डाली गई जिसे अंबेडकर नहीं चाहते थे। ऐसी लोकतंत्र विरोधी बातें भारी दबाव के कारण शामिल करनी पड़ी। पूर्वी व पश्चिमी पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगों में झुलस रहे दलितों की बड़ी चिंता हो रही थी। गरीब जनता बहुत बुरी दशा में फंसी हुई थी। महिलाओं व बच्चों की दशा बहुत खराब थी। उन्होंने दलितों को कहा कि सिर्फ अपने प्राण बचाने के लिए इस्लाम ग्रहण नहीं करें और जिन्होंने कर लिया है उनके साथ यहाँ आने पर पहले की तरह बंधुभाव का व्यवहार किया जाएगा। हालात की गंभीरता को देखते हुए बाबा साहब ने प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को पत्र लिखा, जिसमें मांग की कि पाकिस्तान से दलितों को भारत लाने की भारत सरकार तुरंत व्यवस्था करे। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया वह इसके लिए
महा रेजिमेंट को भिजवाए। आखिर बाबा साहब की मांग पर अमल हुआ और इन सैनिकों ने लगभग लाखों दलित स्त्री पुरुषों को उस खतरनाक हालात में फंसे होने की दशा से छुड़ाकर भारत पहुंचाया। इस प्रकार बहादुर महार रेजिमेंट की वीरता से लाखों निर्दोष लोग बेमौत से बच गए। भारत पाकिस्तान में बंटवारे के साथ सांप्रदायिक हिंसा का वह बहुत ही दर्दनाक समय था। हालात ऐसी हो गई थी कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को सरकार का कार्यभार संभालने का निवेदन कर दिया। इन दंगों में लगभग 6 लाख लोग मारे गए, 1 करोड़ 30 लाख बेघर हुए। दोनों ओर से हजारों लड़कियों का अपहरण हुआ। जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन बेच दिया गया। बंटवारे के साथ दोनों ओर गहरे जख्म थे। देश के हालात इतने डरावने थे कि कांग्रेस को अकेले सरकार चलाना आसान नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने गैर कांग्रेसी नेताओं का सहयोग लेने का फैसला किया। इसके बाद ही पंडित नेहरू ने बाबा साहब से मंत्रिमंडल में शामिल करने की अनुमति चाही। इन्हीं दिनों डॉक्टर पी नरसू की लिखी किताब एसेंस ऑफ बुद्धिज्म का तीसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसकी प्रस्तावना में अंबेडकर ने लिखा, आज तक प्रकाशित सारे ग्रंथों में यह पुस्तक बौद्ध धर्म पर लिखी गई सर्वोत्तम किताब है। इस दृष्टि से मैं इस ग्रंथ की विशेष सिफारिश करता हूँ। लेखक नरसू प्रसिद्ध समाज सुधारक व मूर्ति पूजा विरोधी थे। 4 जून 1946 को दादर बंबई में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की मीटिंग बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता एन शिवराज ने की। फेडरेशन के कैबिनेट मिशन की सिफारिशों की निंदा की और एक साजिश बताया। बाबा साहब व सभी को यह एहसास हुआ कि पृथक निर्वाचन के बिना दलित समाज के सच्चे प्रतिनिधि विधान परिषद के लिए चुनाव नहीं जीत सके। इसलिए दलितों को अलग निर्वाचन का अधिकार मिलना चाहिए। यह मांग फिर से सरकार से की गई और दलितों के हितों की अनदेखी की गई तो इस संबंध में फेडरेशन द्वारा सीधी कार्रवाई का मार्ग अपनाना पड़ेगा। मीटिंग में दलितों पर किए हमलों व यशवंत राव के प्रिंटिंग प्रेस जलाए जाने की घटना की भी घोर निंदा की गई। विरोध प्रदर्शन के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में मोर्चे खोले गए। पूना, कानपुर और लखनऊ में तो आंदोलनकारियों की पुलिस से जमकर भिड़ंत हुई। दलित आंदोलनकारियों ने सभाओं और प्रदर्शनों पर लगाई गई रोक को तोड़कर हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां दी। गांधी जी के हरिजन सेवक संघ ने जवाबी मोर्चा निकालने की धमकी दी। स्वयं गांधी जी ने अपने अखबार हरिजन में डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन को निरर्थक बताया। कांग्रेस के नेताओं ने भी डॉक्टर अंबेडकर के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के आंदोलन की खूब आलोचना की, लेकिन इसके बावजूद भी शांतिपूर्ण सत्याग्रह जारी रहा। काम चलाओ सरकार की घोषणा। ब्रिटिश मिशन ब्रिटेन लौट गया। उधर वायसराय को कैबिनेट मिशन के लिए फैसलों के अनुसार अस्थायी काम चलाओ सरकार का गठन करना था। इस कारण डॉक्टर अंबेडकर तथा वायसराय ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों से जून के तीसरे सप्ताह 1946 में विदा ली। डॉक्टर अंबेडकर को इस विदाई समारोह में बंबई से दिल्ली जाना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने लेबर मेंबर के रूप में सरकार तथा मजदूरों के कल्याण के लिए सराहनीय
काम किया था। मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कई फैसले लिए जो आज भी मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। महिला मजदूरों के लिए किए फैसलों के कारण भी बाबा साहब अमर हैं। लेबर के अलावा वह पीडब्ल्यूडी विभाग में देखते थे। देश में कई एयरपोर्ट उन्हीं के मार्गदर्शक में बने। उनकी कार्य क्षमता को देखकर भारत के तत्कालीन सेनापति ने अचंभा व्यक्त किया था। बाढ़ से होने वाले तबाही को रोकने के लिए कई बड़े बांध भी बनवाए। इन सभी कार्यों की वायसराय ने खुले दिल से डॉक्टर अंबेडकर की प्रशंसा की। 25 जून को जब डॉक्टर अंबेडकर बम्बई वापस लौटे तो बॉम्बे सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां उन्होंने संघर्ष तेज करने का आह्वान करते हुए कहा कि अपने अधिकारों के खिलाफ जो साजिश चल रही है उसे नाकाम करने के लिए प्राणों की बाजी लगाकर ही शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखना है। नए जोश के साथ दलितों को आह्वान किया कि अपने संगठित संघर्ष से सरकार को अपने संकल्प को बता दे, क्योंकि समाज सरकारी सेवाओं व सरकार में आपके अस्तित्व के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। 29 जून 1946 को वायसराय ने काम चलाओ सरकार की घोषणा की और इस घोषणा के साथ ही ब्रिटिश मिशन इंग्लैंड लौट गया। आगे का काम वायसराय ने संभाला। हिंदू मुस्लिम समान प्रतिनिधित्व के आधार पर अंतकालीन सरकार में कुल 14 सदस्य थे, जिनमें 5 कांग्रेसी सवर्ण हिंदू, 1 कांग्रेसी दलित, 5 मुस्लिम और फारसी सिख ईसाई इनका एक एक प्रतिनिधि या एक बेहिसाब का प्रतिनिधित्व था। हिंदू मुस्लिम मतभेदों के कारण मुस्लिम लीग ने अंतकालीन सरकार संबंधी योजना को स्वीकार नहीं किया और 29 जून को काम चलाओ सरकार की घोषणा की। पूना पैक्ट एक बहुत बड़ी साजिश थी। बाबा साहब को अब महसूस हुआ कि पूना पैक्ट एक बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि संयुक्त निर्वाचन में दलितों के हितैषी व असली प्रतिनिधि चुनकर नहीं आ सके और कांग्रेस के चापलूस दलित प्रतिनिधि चुन लिए गए। मिशन योजना में अछूतों की उपेक्षा किए जाने से देश भर के विशेषकर महाराष्ट्र के अछूत समाज में भारी आक्रोश था। आखिर 7 करोड़ लोगों के हितों की अनदेखी का अहम सवाल था। मिशन ने भी ऐसा ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दिए संकेतों के आधार पर किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय को भारत की स्वतंत्रता की राह में वीटो करने का अधिकार नहीं दिया जाए। मिशन के इस व्यवहार से दलितों में नाराजगी थी। बंबई के अछूत समाज ने 7 जुलाई 1946 को मिशन योजना के प्रति विरोध करने के लिए एक जुलूस निकाला। जुलूस काओसजी जहांगीर हाल की तरफ जा रहा था। वहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हो रही थी। प्रदर्शनकारियों ने हाल की ओर जाने वाले कांग्रेस नेताओं को काले झंडे दिखाकर व नारे लगाकर अपना विरोध प्रकट किया। पुलिस ने जुलूस को हाल के पास पहुंचने से पहले रोक दिया। जब उनसे कहा कि कल गांधी जी अछूत नेताओं से मिलेंगे, तब जुलूस पास के मैदान में सभा में बदल गया। बाबा साहब गायकवाड़, बापू साहब राजभोज आदि नेताओं ने अपने भाषणों में मिशन योजना, कांग्रेस की नीति तथा सरकार द्वारा अछूतों की उपेक्षा की आलोचना की। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के आह्वान पर 15 जुलाई
1946 को काउंसलिंग हॉल और पूना के सेक्रेटेरिएट से आधा मील इर्द गिर्द सभा बंदी के कानून को तोड़कर दलितों के प्रतिनिधित्व को बार बार नकारा था। इस सत्याग्रह के फलस्वरूप सरकार ने 12 दिनों के बाद ही असेंबली का अधिवेशन स्थगित कर दिया। इन 12 दिनों में 1150 सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए, जिनमें 128 महिलाएं थीं। इन सबका 15 दिन से लेकर 3 महीने तक की सजाएं दी गई। इस सत्याग्रह के बाद सरदार पटेल व अंबेडकर मुलाकात हुई, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। कांग्रेस के वे हरिजन नेता जिन्होंने अंबेडकर के संघर्ष की बदौलत लाभ उठाया, वे अंबेडकर व उनके आंदोलन के खिलाफ बोल रहे थे। यही नहीं, उन्होंने अछूतों के बुनियादी मांगों की आलोचना भी करी। बाबू जगजीवन राम अंबेडकर विरोधियों में प्रमुख कांग्रेस दलित नेता थे। जब पुणे में सत्याग्रह चल रहा था, उस समय अंबेडकर बंबई में थे। 17 जुलाई को पुणे जाने से पहले पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष कैबिनेट मिशन द्वारा हमारे हितों की अनदेखी करने के कारण शुरू हुआ है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक हमें कोई स्पष्ट व अधिकृत आश्वासन नहीं दिया जाता। उन्होंने यह भी कहा कि यह जरूरी नहीं है कि हर युद्ध में सेनापति सेना के साथ रहे ही, अवसर आने पर वह भी गिरफ्तारी दे सकते हैं। कांग्रेस तो अंबेडकर के इस कदम तो सरासर गलत बता रहे थे। हरिजन सेवक संघ ने भी अंबेडकर के आंदोलन और लखनऊ में भी शांतिपूर्ण सत्याग्रह शुरू कर दिए गए। संविधान निर्माते सभा में पहुंचे अंबेडकर। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार प्रादेशिक विधानसभा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सदस्यों द्वारा संविधान निर्माती सभा का गठन होना था। इसके लिए सदस्यों का चुनाव शुरू हो गए। बाबा साहब ने अपना नॉमिनेशन पेपर बंगाल विधान परिषद से दाखिल किया। बंगाल विधान परिषद में कुल 60 प्रतिनिधियों का चुनाव करना था। इनमें 27 समान वर्ग यानी हिंदू और 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव करना था। कैबिनेट मिशन द्वारा मुस्लिमों को तो अलग प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन अनुसूचित जातियों को हिंदू के साथ जोड़ दिया। 17 जुलाई 1946 को बंगाल विधान परिषद द्वारा संविधान सभा के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना था। उससे कई दिन पहले बाबा साहब कलकत्ता पहुंच चुके थे। उन दिनों पंजाब के चर्मकार समुदाय के हजारों लोग कलकत्ता में लेदर बिजनेस करते थे, जिनमें काफी लोग आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ स्थिति में थे। वे बाबा साहब के प्रति बहुत सम्मान प्रकट करते थे, इसलिए वे भी बंगाल के दलितों के साथ बाबा साहब को बंगाल से जिताने में जुट गए। बाबा साहब ने वहां कलकत्ता में कई स्थानों पर समाज, राष्ट्र हित व गरीबों के हित में भाषण दिए। कलकत्ता शहर के तिल जिला रोड पर गुरु रविदास मंदिर के प्रांगण में लगातार 2 घंटे तक बहुत प्रभावशाली भाषण दिया। वहां उनको रुपयों की थैली भी भेंट की गई। पंजाबी और बंगाली दलितों के संयुक्त मोर्चे ने तय कर लिया था कि बाबा साहब को हर हालत में जिताकर संविधान सभा में भेजना है। गरीब दलित आर्थिक रूप से कोई सहायता नहीं कर पा रहे थे, लेकिन प्रचार के लिए मन से लगे रहते थे। सभी को मालूम था कि बाबा साहब को संविधान सभा में नहीं घुसने देने की साजिश चल रही। ऐसे में उन्होंने
ऐसे में उन्हें जिताने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। पूरे देश के दलितों की नजर बाबा साहब के चुनाव पर टिकी हुई थी। वे सभी अपने प्रिय नेता व उदारक की जीत देखना चाहते थे, जबकि कांग्रेस उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। बाबा साहब को बंगाल विधानसभा के एंग्लो इंडियन सदस्यों से समर्थन प्राप्त होने की आशा थी, लेकिन उन्होंने अपनी मांग के अनुसार संविधान सभा में प्रतिनिधि नहीं लेने पर विरोध के रूप में एंग्लो इंडियन विधायकों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। इस तरह कांग्रेस ने बाबा साहब की जीत में रोड़ा अटका दिया। आखिर चुनाव का दिन आया। बंगाल विधानसभा परिषद भवन के पास हजारों दलित पहुंच गए। पुलिस का घेरा तोड़कर लाठी गोली की चिंता किए बिना भवन तक पहुंच गए। प्रदर्शनकारी भीड़ अंबेडकर जिंदाबाद के गगनभेदी नारे लगा रहे थे। पंजाब के एक युवा दलित ने तो चेतावनी तक दे दी थी कि यदि हमारे बाबा साहब को हराने की साजिश सफल हो गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। बंगाल में इस चुनाव की कमान जोगेंद्र नाथ मंडल ने संभाल रखी थी और इस दिन आंदोलन का नेतृत्व भी वही कर रहे थे। दरअसल मंडल ने ही बाबा साहब को आग्रह किया था कि वह बंगाल विधानसभा से चुनाव लड़े और अंबेडकर ने हाँ कर दी। इसके लिए जोगेंद्र नाथ मंडल का बहुत बड़ा योगदान था। बंगाल से जीत बाबा साहब की झोली में थी। आखिर 20 जुलाई को चुनाव का नतीजा आ ही गया और दलितों की एकता व मेहनत रंग लाई। बाबा साहब न सिर्फ जीते बल्कि पूरे देश में निर्दलीय उम्मीदवारों में उनको सबसे ज्यादा वोट मिले। यहाँ तक कि बंगाल अधिकृत कांग्रेस के एक बड़े नेता शरत चंद्र बोस से भी बाबा साहब को अधिक वोट मिले। उन्हें जिताने के लिए लोगों ने इतनी चाह थी कि कांग्रेस के 6 विधायकों ने अपनी पार्टी आदेश को तोड़कर बाबा साहब को वोट दिया। इस जीत से देश के दलितों में खुशी की लहर दौड़ गई। कलकत्ता शहर में जीत के जश्न में बड़ा जुलूस निकाला। इस जीत के साथ निराशा के माहौल में फिर से आशा की किरण जागी। दलितों को इस बात का भारी संतोष हुआ कि बाबा साहब जैसे योग्य, निडर व विद्वान नेता संविधान में पहुंच गए तो उनकी मांगों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। एक समय पटेल ने तो यह तक कह दिया था कि मैंने संविधान सभा के दरवाजे तो क्या खिड़कियां और रोशनदान तक बंद कर दिए। देखते हैं कि अंबेडकर उसमें कैसे घुसता है। लेकिन बाबा साहब की प्रतिभा व विद्वता की आभा बहुत तेज थी। वे अपनी योग्यता के आधार पर चुनकर आए थे। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाले डॉक्टर अंबेडकर सीधे रास्ते से विधानसभा परिषद में आ नहीं सके और बंगाल जाना पड़ा। जब गांधी जी को मालूम हुआ कि अंबेडकर यूरोपियनों के वोट से चुने जाकर विधान परिषद में आ जाएंगे तो उन्होंने यह अड़ंगा लगा दिया कि बंगाल असेंबली के यूरोपियन सदस्यों को अपने वोट देने का अधिकार नहीं है। तो बाबा साहब बंगाल की विधानसभा में जोगेंद्र नाथ मंडल और मुस्लिम लीग की सहायता से विधानसभा में पहुंचे। आम चुनाव में अंबेडकर के शेड्यूल फेडरेशन का बंबई विधानसभा में एक भी सदस्य जीतकर नहीं आ पाया था। इसलिए बंगाल विधानसभा के दलित वर्ग के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा के लिए डॉक्टर अंबेडकर का नाम प्रस्तावित किया। पीपुल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा शिक्षा की अलग जगाई। बाबा साहब चारों ओर से अपने विरोधियों से घिरे हुए थे। शोषित
तो के कल्याण का जुनून दिन रात उनके मन में रहता था। शारीरिक पीड़ा, पारिवारिक जिम्मेदारियां, तनाव व आशंकाओं के बावजूद वह सृजनात्मक कामों में भी लगे रहे। किताबें खरीदना और पढ़ना उनका शौक नहीं, खुराक थी। वे जब कहते थे कि पढ़ो लिखो, तो उन्होंने स्वयं इसके लिए उस जमाने में उच्च दर्जे के शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। उनके मन की मुराद 20 जून 1946 को पूरी हुई। उस दिन पीपुल एजुकेशन सोसाइटी की नींव डाली गई। वे इसके लिए काफी कोशिश कर रहे थे। सोसाइटी के द्वारा 20 जून 1946 को अपने कॉलेज का शुभ आरंभ हुआ। यह कॉलेज आगे जाकर देश के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों में एक माना गया। इस कॉलेज का नाम बुद्ध के मूल नाम पर सिद्धार्थ कॉलेज रखा गया। यह कॉलेज शुरू में क्यूंज रोड पर छोटे कुटियानुमा कमरों में चलाया जाता था। बाद में फोर्ट इलाके में 2 हब भवन में कवा व अड़बर्ट बिल्डिंग को खरीद कर शामिल किया गया। इनमें पहले भवन का नाम बुद्ध भवन और दूसरे का आनंद भवन रखा गया। 1951 में सिद्धार्थ कॉलेज का कामकाज इन्हीं भवनों में लाया गया, जहां कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस 1953 से सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ कॉमर्स और 1955 से सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ बहुत ही गौरवशाली इतिहास के साथ संचालित किए जा रहे हैं। इसके बाद पीपुल एजुकेशन सोसाइटी ने बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद भी यह मिशन जारी रखा और 1972 में वाडाला में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स शुरू किया। बम्बई से दूर औरंगाबाद में भी बाबा साहब का प्रिय शहर था। वहां भी कई सालों की मेहनत के बाद एक बड़ा शिक्षण संस्थान स्थापित किया, जिसका नाम प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन के नाम पर नागसेन वन रखा गया। यहाँ जो बड़ा संस्थान खोला, वहाँ पहले कब्रिस्तान था, जिसका समतल बनाने में बहुत मेहनत लगी। स्वयं बाबा साहब जब भी वहां जाते तो काम में हाथ बटाते थे। आखिर इस भवन कॉलेज का नाम मिलिंद कॉलेज रखा गया। राजा मिनांडर मिलिंद ने भिक्षु नागसेन के साथ जीवन दर्शन, धर्म आदि पर लंबे सवाल किए थे, जिसके सवाल जवाब मिलिंद प्रश्न के नाम से ग्रंथ के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। औरंगाबाद का नागसेन वन व मिलिंद कॉलेज बाबा साहब के सृजनात्मक सोच के जगमगाते उदाहरण है। सोसाइटी ने उस महाड़ में भी एक कॉलेज खोल दिया, जहां कभी इनके मसीहा को तालाब का पानी छूने से मना कर दिया था, जहां गालियां मिली, पत्थर फेंके गए। बाबा साहब उनके अनुयायियों ने ज्ञान की ज्योति जलाई। पीपुल एजुकेशन सोसाइटी व उसके द्वारा स्थापित किए गए शिक्षण संस्थान ने जहां लाखों गरीब शोषित विद्यार्थियों को जीवन की सच्ची राह बताई है, वहीं आज की पीढ़ी को भी सीख दे रही है कि हम पढ़ लिख कर ज्ञान व धन को सिर्फ जोड़े नहीं, बल्कि समाज को लौटाना भी है। व्यक्ति कितना मान ही क्यों ना हो, राष्ट्र हित से बड़ी नहीं। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सत्याग्रह गत पकड़ रहा था। 19 जुलाई 1946 को बंबई विधानसभा के मुख्यमंत्री खे ने फेडरेशन के बारे में बेतुकी टिप्पणी की थी। जवाब में बाबा साहब ने पुणे में एक इंटरव्यू में कहा कि अंग्रेज भारत छोड़ने का तय कर चुके हैं। उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण सवर्ण हिंदुओं व मुस्लिमों को
करने का भी तय कर लिया है। तो सत्ता हस्तांतरण के बाद बनने वाले भारत के संविधान में इस देश में रहने वाले 7 करोड़ अछूतों का क्या हिस्सा व हक होगा। उन्होंने कहा कि पुणे का सत्याग्रह तो देश में होने वाले हर शहर के आंदोलन की शुरुआत है। यह आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जा रहा है। फिर सत्याग्रह का रास्ता गांधी जी व कांग्रेस की कोई बपौती नहीं है और न ही वह इसके प्रथम प्रेरता हैं। यह भी कहा कि जब अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों को जीतने ही नहीं दिया गया है तो इसका सीधा अर्थ है कि उन्हें वोट देने से वंचित कर दिया। इसी दशा में हमें भी पूना पैक्ट से बांध कर रखना कहाँ का न्याय है। सत्याग्रह की सफलता का असर यह हुआ कि सरकार को बंबई विधानसभा के चालू सत्र को स्थापित करना पड़ा। हालात की गंभीरता को समझकर कांग्रेस के नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर से बातचीत करना ठीक समझा और बंबई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एस के पाटिल सिद्धार्थ कॉलेज बंबई में डॉक्टर अंबेडकर से मिले। 27 जुलाई को जोशी व पाटिल डॉक्टर अंबेडकर को साथ लेकर पटेल से मिलाने भी ले गए। सरदार पटेल से पुणे में सत्याग्रह व अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में लंबी बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत का कोई खास नतीजा नहीं निकला। कांग्रेस के व्यवहार के खिलाफ 8 अगस्त को अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों का एक मोर्चा वर्धा में भी निकाला गया, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होने जा रही थी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर अंबेडकर ने सरदार पटेल को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे विचार में व्यक्ति चाहे कितना ही महान क्यों न हो, उसका हित समय राष्ट्र हित से बड़ा नहीं होता है और कोई भी व्यक्ति कांग्रेसी हुए बिना भी महान राष्ट्रवादी हो सकता है। इस दृष्टि से वह किसी भी कांग्रेसी से बेहतर राष्ट्रवादी हैं। उधर मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई को मिशन के दीर्घकालीन और अंतकालीन दोनों प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया और पूर्ण पाकिस्तान की मांग की।